हाँ तो स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको क्या बताया था कि अगर कहीं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी वीडियो में हमने ये बताया था कि फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो हम उससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या बताया था कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो हम वहाँ पर करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को नाम देते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो अब हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट को आपके सामने बताएंगे। तो देखो, फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक सोलेनॉइड ली। सोलेनॉइड क्या होता है, कॉपर वायर वुंड अराउंड अ मैग्नेटिक कॉपर वायर वुंड अराउंड अ सिलेंड्रिकल क्या कहते हैं उसे वो क्या होता है, कॉपर वायर वुंड अराउंड अ सिलेंड्रिकल शेप ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है। इसको कहते हैं सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर ऐड किया। इस सोलेनॉइड में क्या ऐड किया उन्होंने, गैल्वेनोमीटर ऐड किया। गैल्वेनोमीटर ऐड करने का मतलब है, वैसे तो करंट को हम एम्पियर से भी नाप सकते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद उन्होंने एक मैग्नेट ली। अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देखिए, उसके बाद उन्होंने मैग्नेट ली, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस मैग्नेट को उन्होंने हमारे सोलेनॉइड के पास रख दिया। अब मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के चारों तरफ प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन्हें उम्मीद थी कि क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो उन्होंने अपनी मैग्नेट को सोलेनॉइड के पास कई जगह पे रख के देखा, लेकिन कहीं पर भी कोई भी करंट का डिटेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैग्नेट को एक जगह स्टेशनरी रखने के बजाय, रुकी हुई रखने के बजाय मूव कराया। और जब उन्होंने मैग्नेट को मूव कराया तो उन्होंने देखा कि क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट प्रोड्यूस हुआ। तो उन्होंने जब मैग्नेट को मूव कराने से करंट प्रोड्यूस हुआ, जब हमारे गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ तो उससे ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो सकता है, करंट प्रोड्यूस हो सकता है। और इस करंट को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। समझ में आ गया फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या था। अब फैराडेज एक्सपेरिमेंट में कुछ खास बात थी। लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने मैग्नेट को रखा सोलेनॉइड के पास, स्टेशनरी रखा, तब तो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन जब हमने इनको मूव कराया, या तो हम मैग्नेट को मूव कराएं या सोलेनॉइड को मूव कराएं, दोनों में से किसी को भी मूव करा सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में मोशन होना चाहिए। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों को मूव कराया तभी जाके करंट पैदा हुआ। तो इसका जो आंसर उन्होंने दिया ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर से जा रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर से निकल रही हैं, जब इनका अमाउंट सोलेनॉइड में से चेंज होगा, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक ऑरा निकल रहा है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहते हैं इसे, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनॉइड में चेंज होता है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, इसका अमाउंट चेंज होता है, ओनली देन, सिर्फ तभी हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। और इस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। जैसे ही हम मैग्नेट के पोल्स बदल देते हैं, मतलब पहले नॉर्थ पोल फेस कर रहा था, अगर साउथ पोल फेस कर देते हैं तो हमारे करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि मैग्नेट के मूव कराने पर ही करंट प्रोड्यूस हो। हम अपनी मैग्नेट को स्टेशनरी रख के अपने सोलेनॉइड को मूव कराएं, मैग्नेट वही रख दी और ये जो सोलेनॉइड है उसको मूव कराया, तो देखो तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा, चेंज होगा, और तब भी करंट पैदा हो जाएगा। मतलब या तो हम अपने मैग्नेट को मूव कराएं, या फिर सोलेनॉइड को मूव कराएं, या फिर दोनों को ही मूव कराएं, लेकिन क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होना चाहिए। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो चेंज होता है इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये करंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ, इस करंट का नाम हमने रखा इंड्यूस्ड करंट।
अब ये जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इंड्यूस्ड करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्स्ट फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। फर्स्ट फैक्टर क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। हमारी ये जो मैग्नेट है, ये जो मूव कर रही है, जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? करंट पैदा हो जाएगा। यानी जितना स्ट्रांग मैग्नेट उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। नंबर 2, टर्न्स इन द कॉइल। हमारा ये जो सोलेनॉइड है इसमें जितने ज़्यादा टर्न होंगे, जितना ज़्यादा ये घुमा हुआ है उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट पैदा होगा। ठीक है। तीसरी चीज, स्पीड ऑफ द मूवमेंट बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। हम मैग्नेट, हमारी ये जो मैग्नेट है और कॉइल है, इसके बीच में जितनी तेजी से मूवमेंट कराएंगे, देखो जितनी तेजी से मूवमेंट कराएंगे उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट पैदा होगा। क्यों? क्योंकि जितनी तेज मूवमेंट होगी उतनी ही जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फैराडे से एक्सपेरिमेंट समझ में आया? फैराडे के एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से समअप कर देता हूँ। फैराडे ने ये सोचा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? करंट पैदा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक सोलेनॉइड लिया या कॉइल ली, उसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया। गैल्वेनोमीटर के साथ क्यों अटैच किया? क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे से अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। फिर वो अपनी मैग्नेट लेके आए। जब उन्होंने अपनी मैग्नेट स्टेशनरी रखी, रुकी भी रखी, तो किसी भी तरह का करंट डिटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने अपनी मैग्नेट को मूवमेंट कराई तो उन्हें करंट डिटेक्ट हुआ, या फिर उन्होंने जब अपने कॉइल को मूवमेंट कराई तब भी उन्हें करंट डिटेक्ट हुआ। अब लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर मैग्नेट के मूव करने से या फिर सोलेनॉइड के मूव करने से करंट कैसे बना? तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, जब हमने स्टेशनरी रखा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसा है? स्टेशनरी। लेकिन जब हम अपनी मैग्नेट को मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एंड दिस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज अ करंट नोन एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट पैदा करता है। अब ये इंड्यूस्ड करंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है? नंबर 1, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। जितनी पावरफुल ये मैग्नेट होगी उतना ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा? चेंज होगा, और जितना ज्यादा चेंज होगा उससे क्या हो जाएगी? उतना ही ज्यादा करंट पैदा हो जाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। हमारा जो ये सोलेनॉइड है उसमें जितने भी टर्न है ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा टर्न होंगे, ज्यादा से ज्यादा टर्न होंगे, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट होगा। तीसरा फैक्टर, इन दोनों के बीच की मूवमेंट की स्पीड। जितना हम तेजी से मूवमेंट कराएंगे इन दोनों के बीच में उतना ही बार बार क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही हमें करंट पैदा होगा। तो आपको ये फैराडेस एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब इसके बाद ये जो करंट पैदा हुआ इसकी डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, direction of the induced current in a conductor। एक कंडक्टर में ये जो इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है? तो इसकी डायरेक्शन हमें पता चलेगी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। इससे पता चलेगी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये भी वही कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दें, तीनों उंगलियों को क्या कर दें? म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दें। अगर हमारा थंब मोशन की डायरेक्शन को दिखाता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो मोशन हो रहा है जिस डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन को दिखाएगा,
हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी, तो हमारी मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन को दिखाएगी? करंट। दोबारा से देखो, अगर हम अपने राइट हैंड की फर्स्ट थ्री फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दें और हमारा थंब किस डायरेक्शन को दिखा रहा है? मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमारी इंडेक्स फिंगर किसको दिखा रही है? हमारी इंडेक्स फिंगर दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और हमारी ये जो फोर फिंगर है ये क्या डायरेक्शन दिखाएगी? करंट की डायरेक्शन दिखाएगी। लिख लो इसको। अकॉर्डिंग टू द Fleming's right hand rule, according to the Fleming's right hand rule, if we stretch first three fingers of our right hand mutually such that first three fingers of our right hand perpendicular to each other, and our thumb indicates, फिंगर तो टू होनी चाहिए, थंब। हाँ, मतलब हमने थंब को भी यहाँ पे फिंगर काउंट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आवर थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन बिटवीन द conductor and magnetic field, direction and magnetic field, and four finger indicates the direction of current, then middle finger will indicate the middle finger will indicate the direction of magnetic, they will indicate the direction of induced current. Middle finger will indicate the direction of induced current. देखो, थंब, फर्स्ट फिंगर, ठीक है, सेकंड फिंगर, ये तीनों के तीनों क्या हो गई? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। बाकी सब मिला करंट, बाकी तीन छह हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा थंब किसकी डायरेक्शन को बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमारी इंडेक्स फिंगर किसके डायरेक्शन को बता रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी ये जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये किसके डायरेक्शन बताएगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद है अब हमने जो इंड्यूस्ड करंट आपको बताया, इस इंड्यूस्ड करंट का एक एप्लीकेशन भी था, वो था इलेक्ट्रिक जनरेटर। लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर इस साल कोर्स से हटाते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद डायरेक्ट एंड अल्टरनेट करंट। हमारे पास है डायरेक्ट एंड अल्टरनेट करंट।
डायरेक्ट करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसको हम कहते हैं डीसी, और अल्टरनेट करंट को हम कहते हैं एसी। तो क्या होते हैं डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट? तो देखो, सबसे पहले डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसका ना तो मैग्नीट्यूड और ना डायरेक्शन, कुछ भी चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। उस टाइप के करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट। इस टाइप का करंट कहाँ कहाँ यूज होता है? जितना बैटरी से निकलने वाला करंट है, जैसे हमारे इन्वर्टर से निकलने वाला करंट, सेल से निकलने वाला करंट, जितना भी बैटरी से निकलने वाला करंट है, ये सब क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट को हम कह सकते हैं अ करंट whose magnitude and direction, whose magnitude and direction always remains same, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। दिस टाइप ऑफ करंट is known as डायरेक्ट करंट। इस टाइप का करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट की खास बात होती है, इट्स ग्राफ बिटवीन टाइम एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ है बिटवीन टाइम एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो, अगर मैं यहाँ टाइम कहता हूँ और यहाँ पर करंट कहता हूँ, मान लिया कि हमने 5 एम्पियर का करंट फ्लो किया, तो 0 सेकंड पर भी वो 5 कर, फर्स्ट सेकंड पर भी वो कितना था? 5 एम्पियर, सेकंड पर भी कितना था? 5, थर्ड सेकंड पर, फोर्थ सेकंड पर, फिफ्थ सेकंड पर, सिक्स सेकंड पर, 7 सेकंड पर, हर एक पर क्या था? 5। तो देखो, फर्स्ट पर 5 एम्पियर, ये वाला पॉइंट, सेकंड पर भी 5 एम्पियर, ये वाला पॉइंट, थर्ड पर भी 5 एम्पियर, ये वाला पॉइंट, फोर्थ पर भी 5 एम्पियर, ये वाला पॉइंट, फिफ्थ पर भी 5 एम्पियर, ये वाला पॉइंट, सिक्स पर भी 5 एम्पियर, ये वाला पॉइंट। अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो डीसी का करंट हमेशा क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। डीसी समझ में आया? डीसी के बाद अल्टरनेट करंट, इसे अल्टरनेट करंट या अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं कहीं पर। तो अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ये भी टाइप का करंट है। अ करंट whose direction, whose magnitude and direction, दोनों, whose magnitude and direction, बल्कि a current whose magnitude can change with time, but whose direction always changes with the time, whose direction always change periodically with time, whose direction always change periodically with time. This type of current is known as alternating करंट। देखो, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है समझिए। पहले इसका ग्राफ क्या होगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये टाइम है और ये करंट, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, इसका करंट भी चेंज होता जाता है, और जैसे जैसे टाइम घटता है, इसका करंट भी
घटता चला जाता है। देखो जैसे मान लिया कि हमने इस 5 एम्पियर से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 1 सेकंड पर ये करंट यहाँ पहुंचा, 2 पर ऐसे, मतलब ऊपर आया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आया फिर नीचे आ गया। इस टाइप से इसका ग्राफ है। मतलब जैसे एक बार ये पीक पर है तो कुछ टाइम के बाद फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगा, एक बार ये डाउन पर है तो उस टाइम कुछ टाइम के बाद फिर उसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब एक पीरियड के बाद वो उस पोजीशन पर आता चला जाएगा। ठीक है, और अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। देखो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इस तरह का करंट जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है, नहीं, इट कैन बी चेंज और कांट बी, बट इट्स डायरेक्शन ऑलवेज चेंज विद टाइम। दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। इस टाइप के करंट को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट, बस ये दो टाइप का करंट होता है। तो अभी जैसे आपने अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ दिया, अब एक क्वेश्चन आता है विच करंट इज बेटर। हमारे घर में जो पोल से करंट आता है ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। ज़्यादातर चीज़ों में अल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ करते हैं, हर एक के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो मैं ये लिखवा देता हूँ, एडवांटेजेस of AC alternating current over DC। फर्स्ट एडवांटेज जो है इसकी वो ये है कि AC, सबसे पहली बात तो ये है, द कॉस्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ AC इज मच लेसर देन द DC। अल्टरनेटिंग करंट को बनाने की जो कॉस्ट है वो DC से बहुत ही कम है। ठीक है, दूसरी चीज, AC कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू DC whenever it is required। AC से हम जब चाहे तब DC बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमारे घर में जो इन्वर्टर है ये इसका एग्जांपल है। पोल से आ रही है AC, ये उसको किस में स्टोर कर रहा है, DC में। जब जरूरत होगी तो DC भी कर देगा। ठीक है, थर्ड है इसका, मेन AC पावर कैन बी ट्रांसमिटेड to long distances without much loss of electricity। हाँ, करंट क्या सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। देखो AC पावर को हम बहुत दूर दूर तक भेज सकते हैं, जैसे टिहरी डैम से बिजली यहाँ तक आ रही है और उसमें बिजली का बहुत कम लॉस होता है। उसके बजाय अगर हम DC को भेजें ना तो रेजिस्टेंस की वजह से DC का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, एक और चीज, AC को कंट्रोल करना, मतलब AC का वोल्टेज कभी भी हम अप कर सकते हैं, कभी भी डाउन कर सकते हैं। AC को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये है, AC कैन बी कंट्रोल, AC कैन बी कंट्रोल विद ease than DC, and its voltage can be easily managed। AC को easily कंट्रोल कर सकते हैं और इसका वोल्टेज easily मैनेज कर सकते हैं। AC की एक डिसएडवांटेज DC के ऊपर है
वो भी सुन लो। तो ये जो एसी है वैसे तो हर चीज़ में डीसी से बेटर है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है कि एसी ज़्यादा हार्मफुल होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है। एसी को अगर ज़्यादा शॉक लग जाए तो आदमी की जान भी जा सकती है, डीसी से ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, कुछ ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसके लिए हमें डीसी की ही ज़रूरत पड़ती है, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं, क्योंकि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर इस साल कोर्स में नहीं है तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद अब हमारे पास आ जाते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हमने एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी तो कर लिया। अब इससे नेक्स्ट है हमारे पास में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स यानी हमारे घर तक बिजली कैसे आती है। इसमें सिर्फ आपको मैं फिगर से एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको बुक से इजीली पढ़ सकते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में बिजली आती है हमारे पावर स्टेशन में, जैसे कहते हैं बिजली घर। वहाँ से ये या तो पोल्स के थ्रू या फिर कहीं कहीं पर अंडरग्राउंड ओवरहेड वायर्स के थ्रू हमारे घर तक पहुँचती है। इन पोल वायर्स या ओवरहेड वायर्स में 3 तरह की वायर होती है। नंबर 1 रेड कलर की, ये होती है लाइव वायर। ये कैसी वायर होती है? लाइव वायर। एक दूसरी वायर होती है, इसका कलर शायद कहीं कहीं पर पिंक होता है, वो कहीं कहीं पर येलो होता है, कहीं कहीं पर ग्रीन होता है। देखते हैं जरा, इसमें कलर तो मेंशन नहीं है, कहीं पर पिंक, कहीं पर येलो, कहीं पर ग्रीन होता है। इस वायर को कहते हैं न्यूट्रल वायर। हमारे पास जो पोल से लाइट आती है उसके अंदर ये 3 वायर होती है केबल के अंदर, और एक और वायर होती है जिस वायर को हम कहते हैं अर्थ वायर। ये 3 वायर होते हैं। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इसका काम होता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट्स। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार आ गया कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। ठीक है, अब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 220 वोल्ट। अब ये पोल से सबसे पहले हमारे घर आते हैं। हमारे घर आने के रास्ते में पोल में कहीं कहीं पर एक फ्यूज जुड़ा होता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे डोमेस्टिक सर्किट में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्मली पोल से आने के से पहले एक फ्यूज जुड़ा होता है, ताकि एक डेफिनेट रेटिंग से ज़्यादा करंट हमारे घर ना पहुंच सके। ठीक है, फिर हमारे घर आने से पहले इस अर्थ वायर को हम कहीं जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, हमारे घर तक पहुंचती है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर पोल से सीधा आते हैं हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में। कहाँ आते हैं? इलेक्ट्रिक मीटर में। इलेक्ट्रिक मीटर क्या करता है? हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया इसको रिकॉर्ड करता है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर से, सॉरी इलेक्ट्रिक मीटर से आगे नॉर्मली घरों में लगा होता है मेन फ्यूज। क्या लगा होता है? मेन फ्यूज। आजकल तो मेन फ्यूज की जगह पे एमसीबी का यूज होने लगा है, नहीं तो पहले मेन फ्यूज का यूज होता था। अगर आपने देखा भी हो, कुछ इस टाइप के होते थे, ऐसे यहाँ पे ये इस टाइप से होते थे मेन फ्यूज, इस टाइप से मेन फ्यूज होते थे। इसके बीच में एक वायर लगी होती थी, ताकि अगर कभी हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा करंट आ जाए तो वो करंट जब इस वायर से पास होगा तो इस वायर को मेल्ट कर देगा, और ये मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? वायर टूट जाएगी और घर में आगे कनेक्शन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले पोल वायर या ओवरहेड वायर से लाइट कहाँ आई? पोल फ्यूज में। पोल फ्यूज से कहाँ आई? हमारे मीटर में। मीटर से कहाँ आ गई? मेन फ्यूज में। और मेन फ्यूज से कहाँ जाती है? हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फिर लाइट अलग अलग जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की जरूरत है, अगर फैन के लिए जरूरत है तो फैन के लिए, और मोटर के लिए जरूरत है तो मोटर के लिए, जहाँ जहाँ जिस चीज़ के लिए जरूरत होती है वहाँ वहाँ वो पहुँचती जाती है। समझ में आ गई बात? घर में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब सेफ्टी मेजर्स
सेफ्टी मेजर्स फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? देखो, घर में चूंकि मैंने बताया था कि एसी इज वेरी डेंजरस देन डीसी, और घर में क्या आती है? एसी। अगर एसी का प्रॉपर हमने सेफ्टी मेजर्स यूज नहीं किए हैं तो एसी से डेथ भी हो सकती है या फिर काफी लॉस हो सकता है। तो हम कौन कौन से मेजर्स यूज करते हैं? सबसे पहला जो मेजर है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। इलेक्ट्रिक फ्यूज इस टाइप के फ्यूजेस होते हैं, जैसे मैंने ये बनाया था। इसमें एक वायर होती है, ये एक एलॉय होता है। अगर मान लीजिए इस वायर का ये वायर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट को ही पास करती है, उससे ज़्यादा का अगर करंट होगा तो ये वायर क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि जब करंट पास होता है तो करंट के पास होने के साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो ये वायर स्पेसिफिक करंट को ही पास होने देते हैं। अगर उससे ज़्यादा करंट पास होगा तो ये वायर मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही ये वायर मेल्ट होगी तो ब्रेक हो जाएगी और हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और आगे करंट पास नहीं हो सकता। तो पहली जो हमारी प्रोटेक्शन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग एम्पियर के इलेक्ट्रिक फ्यूज आते हैं। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, हर एक तरह के इलेक्ट्रिक फ्यूज आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज के बाद जो हमारी दूसरी सेफ्टी डिवाइस है वो क्या है कि हमारे घर में जो भी वायर्स हैं उनका इंसुलेशन ऑफ द वायर्स should be done properly। हमारी जो वायर्स है उनका इंसुलेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। मतलब वायर्स के ऊपर जो रबड़ की कोटिंग है वो प्रॉपरली चढ़ी होनी चाहिए। अगर कहीं से भी वो रबड़ की कोटिंग लूज हो गई। थर्ड प्रिकॉशन है हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स should not be touched bare-handedly। हमें इलेक्ट्रिक वायर्स को बेयर हैंडेडली टच नहीं करना चाहिए। सपोज कीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक वायर है जिसका इंसुलेशन हट गया है। अब अगर हम उसे बेयर हैंडेडली टच कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वायर से कहाँ चली जाती है? हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी से वो नीचे चली जाती है। लेकिन सपोज कीजिए कि हमने उसी टाइम रबड़ की चप्पल पहन रखी है, तो ये जो रबड़ होती है ये इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है। समझ में आई बात? बैड कंडक्टर होने की वजह से सर्किट पूरा नहीं हो सकता और इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी से पास नहीं हो सकती, और सर्किट पूरा नहीं होगा तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बेयर हैंडेडली या बिना चप्पल वगैरह पहने टच नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट प्रिकॉशन जो हमारे पास है वो है अर्थिंग। VARTHING, अर्थिंग। अर्थिंग नॉर्मली जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं जैसे हमारे गीजर है, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, इस तरह के इलेक्ट्रिक आयरन है, इन सब के लिए अर्थिंग इज मस्ट। आप इन सब के स्विचेस को अगर देखेंगे तो ये 3 पिन होते हैं, 1, 2 and 3। ये कैसे होते हैं? 3 पिन्स। इसमें से जो सबसे ऊपर की पिन है ये अर्थिंग के लिए यूज होती है। अर्थिंग का मतलब है अगर इन वायर्स में कहीं भी कोई कहीं भी कोई लाइव वायर या दूसरी वायर का इंसुलेशन हट गया और करंट फैल गया। मान लीजिए एक अप्लायंस है हमारे पास में, इस अप्लायंस में करंट फैल गया। करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना शुरू हो गया। अगर हम इसे टच करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एक इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए ये अर्थ वायर होती है। अर्थ वायर का काम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको वापस अर्थ में भेज देना। इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक सेफ पैसेज प्रोड्यूस करना जिससे वो हम टच करें तो हमारी बॉडी में जाने के बजाय किसी और पाथ पर चले जाएं। और वो पाथ कहाँ से होता है? जो अर्थ वायर होती है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ तक ले जाना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अर्थिंग। तो ये थे सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड इलेक्ट्रिक करंट।
हाँ तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम दो शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बताते हैं आपको कि एसी का यूज़ करते हुए क्या क्या दो हमारे पास मेन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो शॉर्ट कमिंग्स में दो हैं। नंबर 1 का है शॉर्ट सर्किटिंग। पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग कब प्लेस आती है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो शॉर्ट सर्किटिंग में लिख लो, शॉर्ट सर्किटिंग इट टेक्स प्लेस व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर come या came in contact with each other। जब ये एक दूसरे से टच हो जाती हैं, जो मैंने आपको बताया था लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे से टच हो जाती हैं। इन दिस केस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर becomes very low, resulting very high amount of current, resulting a very high flow of current, resulting a very high flow of current. This high flow of current causes the melting and burning of wires and causes fire। देखो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। कभी कभी क्या होता है, इन दोनों का इंसुलेशन कच्चा रहता है या कहीं कहीं से इंसुलेशन पड़ जाता है, एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो जाता है, और जब बहुत कम रेजिस्टेंस हो जाता है तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है। बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने से करंट की एक हीटिंग प्रॉपर्टी भी होती है। तो ज़्यादा करंट फ्लो होने से वो वायर्स बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं। जब आपस में कांटेक्ट में आएंगी बहुत ज़्यादा हीट होंगी तो वायर्स मेल्ट होनी शुरू हो जाती हैं। जब मेल्ट होती है तो उससे चिंगारी भी निकलती है, धुआं भी निकलता है, आग भी निकलती है। इस तरीके से पूरे सर्किट में आग लग जाती है। अगर घर में कहीं आसपास कोई जलने वाली चीज़ हो तो इससे घर में आग भी लग जाती है। तो इससे बचते कैसे हैं? इससे बचने के एक ही तरीका है, मेन तरीका, कि हम क्या करें, प्रॉपरली इंसुलेटेड वायर्स को लें, अच्छी क्वालिटी की वायर जिसमें प्रॉपर इंसुलेशन हो। दूसरी बात, अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो तुरंत आप क्या करेंगे, अपना स्विच, मेन स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, मेन स्विच ऑफ होते ही शॉर्ट सर्किट अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के बाद है ओवरलोडिंग। दूसरी चीज है हमारी ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग कैसे टेक प्लेस करती है? ओवरलोडिंग means large flow of the large amount of current beyond permissible limit, ठीक है। अगर हमारे पास स्विच तो है छोटा, आपने देखा होगा, अगर आपके घर में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मोटर है पानी की, उसका पूरा का पूरा सॉकेट बड़ा है, वो ज़्यादा एम्पियर की लाइन पे है, और नॉर्मल छोटे स्विच क्या है, छोटी छोटी चीज़ें कम एम्पियर पे है। अगर हम उस कम एम्पियर पे मोटर चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो स्विच फूक जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। अगर कहीं पर कम अमाउंट के करंट का हमने कनेक्शन लिया हुआ है और वहाँ से हम ज़्यादा अमाउंट का करंट खींच लेते हैं, तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, वो सर्किट क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। और इस ओवरलोड में भी क्या होता है, अल्टीमेटली
वहाँ का वो स्विच सर्किट पूरा फूक जाता है और घर में आग लग जाती है। सर जो मतलब ज़्यादा एम्पियर का करंट होता है उसमें हम मतलब कम एम्पियर का होता है उसमें ज़्यादा कर देंगे। हाँ, उसमें हम अगर कम एम्पियर की हमारे पास लाइन है और वहाँ से हम ज़्यादा एम्पियर खींचते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। इसी वजह से एसी, मोटर, गीज़र, इन सब के जो स्विचेस होते हैं वो बड़े होते हैं, मतलब ज़्यादा एम्पियर की लाइन से वो करंट को ड्रॉ करते हैं। अगर वही करंट हम कम एम्पियर की लाइन से ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे भी सर्किट क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए, इस ओवरलोडिंग से बचने के लिए भी क्या करना चाहिए, घर में नॉर्मली दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक तो 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का। 15 एम्पियर या उससे ज़्यादा एम्पियर का जो सर्किट होता है उसमें हम क्या क्या लगा देते हैं, एसी है ना, अपनी मोटर, गीजर, ये सब उस पे लगाते हैं। और छोटे जो छोटे एम्पियर के सर्किट्स होते हैं उन पे छोटे छोटे अप्लायंसेस को चलाते हैं, जैसे फैन हो गया, हमारा टीवी भी छोटे एम्पियर पे ही चलता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे उस पे चलते हैं। तो ये टॉपिक इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे जब फिजिक्स का टर्न होगा। ठीक है, थैंक यू। कल हम मैथ स्टार्ट करेंगे।